हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सर्वर एकेडमी में। आज की वीडियो में हम सितंबर महीना का कंप्लीट करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। इस वीडियो के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? आपको सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें कुल 15 देश शामिल है, 5 अस्थायी देश है और 10 अस्थायी देश है। भारत इसका अस्थायी सदस्य है। आइए विस्तार में समझते हैं। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी के अनुसार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसके उचित स्थान के लिए अस्थायी सीट दी जानी चाहिए। आपको बता चुके हैं, भारत इसका अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 5 मुख्य संगठनों में से एक है जो वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शांति के लिए खतरों की पहचान करता है, शांतिपूर्ण विवाद समाधान का आग्रह करता है और प्रतिबंध लगा सकता है या सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन, नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आप नीतीश कुमार को चित्र में देख सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले अवनी लेखना ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। नीतीश कुमार ने 2009 में एक ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर खो दिया था। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। नीतीश कुमार SL3 वर्ग में बैडमिंटन खेलने के लिए प्रमोद भगत से प्रेरित हुए थे। एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है, नीतीश कुमार किससे प्रेरित हुए थे? याद रखिएगा, प्रमोद भगत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुजरात के किस शहर को नई सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना के लिए चुना गया है? सारंद शहर को चुना गया है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए विस्तार में पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात के सारंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी है। यह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत 5वीं सेमीकंडक्टर इकाई है। इसका उद्देश्य एक मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का निर्माण करके भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हिंद महासागर जैव विविधता सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहां आयोजित की गई? आपको बताना है, हाल ही में हिंद महासागर जैव विविधता सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहां आयोजित की गई है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। समुद्री जीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र कोच्चि में आयोजित किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी ने हाल ही में कोच्चि में हिंद महासागर जैव विविधता सूचना प्रणाली पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। जैव विविधता सूचना प्रणाली एक बड़ा वैश्विक भंडार है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न योगदानकर्ताओं से लाखों समुद्री प्रजातियों के रिकॉर्ड है। यह दुनिया के महासागरों में प्रजातियों के वितरण, आवास और पर्यावरण डेटा पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और केन्या के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की तीसरी बैठक कहां आयोजित की गई है? सही उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत और केन्या के बीच तीसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई। चर्चा में सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग और अनुसंधान एवं विकास पर चर्चा हुई। केन्याई प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में भारतीय रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी क्षमताओं का पता लगाने के लिए पुणे का दौरा किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने किया और केन्याई पक्ष का नेतृत्व मेजर जनरल डेविड किपकेबोई सेंकेटर ने किया था। नाम को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा न अंका अंकाल किस राज्य से संबंधित है? न अंका अंकाल उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं।
ना अंका अंकाल, जिसे महान उड़ीसा अंकाल के रूप में जाना जाता है, ना अंका अंकाल ने 1866 में उड़ीसा को तबाह कर दिया था। यह अकाल इतना भयंकर था कि उड़ीसा की लगभग 1/3 आबादी मर गई थी। ब्रिटिश नौकरशाह और उड़ीसा के औपनिवेशिक आयुक्त थॉमस एडवर्ड रेवनशॉ ने अकाल के विनाशकारी प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। यह अकाल कब आया था? 1866 में। एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? चित्र से आपको मालूम चल गया होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीता है। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। पोषण ट्रैकर उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय के डेटा और WHO ग्रोथ चार्ट का उपयोग करके जन्म से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास की निगरानी करता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के स्वास्थ्य का आकलन करते हैं और विकास संबंधी समस्याएं होने पर हस्तक्षेप करते हैं। सटीक निगरानी के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर उन्नत ICT उपकरण और ग्रोथ मापक उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त भत्ता देने को मंजूरी दी है? यह राजस्थान सरकार ने किया है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी। 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशन भोगियों के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता स्वीकृत किया। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम शुरू किया है? सही उत्तर केरल राज्य हो जाएगा। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने केरल में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग और नवाचार केंद्र लॉन्च किया। ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का प्रबंधन डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? यह लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। लखनऊ में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका विषय था सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। इसका मुख्य उद्देश्य बदलते परिचालन माहौल के लिए भारतीय सेना को तैयार करना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। जनरल चौहान ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और आधुनिक युद्ध के लिए एकजुटता और भविष्य के एकीकरण के महत्व पर जोर दिया। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया? सही उत्तर कपिल परमार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। कपिल परमार ने पैरा जूडो पुरुषों की J1 660 किलोग्राम स्पर्धा में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता। उन्होंने ब्राजील के एलिटन डी ओलिवेरा को इपॉन के माध्यम से 10-0 से हराया, जो कपिल परमार ने इससे पहले 2022 एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। एक नोट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के सियोर गांव के कपिल परमार बचपन में बिजली के झटके से हुई एक गंभीर दुर्घटना से बच गए और 6 महीना कोमा में रहे थे। एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, नोट पॉइंट कर रहा है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन बन गए हैं? सही उत्तर सिद्धार्थ अग्रवाल होगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। बेंगलुरु के 49 वर्षीय तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल ने 29 अगस्त को इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 42 किलोमीटर की तैराकी 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी की। सिद्धार्थ अग्रवाल की यात्रा 2018 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने 8 सदस्यीय रिले टीम के हिस्से के रूप में चैनल पार किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन अफ्रीका सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया?
आपको बताना है चीन अफ्रीका सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये बीजिंग में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में 9वें चीन अफ्रीका सहयोग फोरम में अफ्रीकी देशों को 51 बिलियन डॉलर देने का वादा किया। चीन 30 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करेगा, जिसमें 360 बिलियन युआन की वित्तीय सहायता की पेशकश की जाएगी। इस वर्ष का विषय है आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाना और साक्षात भविष्य के साथ एक उच्च स्तरीय चीन अफ्रीका समुदाय बनाने के लिए हाथ मिलाना। चीन अफ्रीका सहयोग फोरम की स्थापना 2000 में चीन अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई थी। कब किया गया था? 2000 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 से 8 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज के निर्माण में साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह नीति निर्माताओं, अभ्यासकर्ताओं और जनता को व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में साक्षरता की भूमिका के बारे में याद दिलाता है। यह दिवस साक्षरता को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में वैश्विक प्रतिबद्धता पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा शुरू की है? ये शुरू किया है उड़ीसा राज्य ने है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा के लिए भूमि पूजन किया। RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित यह सुविधा भुवनेश्वर के EMC पार्क में 620 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। यह सुविधा वैश्विक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भारत और उड़ीसा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। इसका उद्देश्य उड़ीसा को सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा पोल्टावा शहर किस देश में स्थित है? पोल्टावा शहर यूक्रेन में स्थित है। ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा। यूक्रेन के पोल्टावा पर रूसी मिसाइल हमले में 51 लोग मारे गए और 271 अन्य घायल हो गए। पोल्टावा यूक्रेन के पूर्व मध्य में एक शहर है जो कीव से 300 किलोमीटर पूर्व में वरस्कला नदी के किनारे स्थित है। पुरातात्विक साक्ष्य इसकी उत्पत्ति 8वीं-9वीं शताब्दी से बताते हैं। इसका पहली बार सन 1174 में उल्लेख किया गया था। 1709 में पीटर द ग्रेट ने पोल्टावा में स्वीडन के चार्ल्स 12 को हराया, जिसने रूस की एक शक्ति के रूप में उदय को चिन्हित किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में करकुमा की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? नागालैंड राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। ये करकुमा है, चित्र में देख सकते हैं। शोधकर्ताओं ने नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में एक नई प्रजाति करकुमा की खोज की है। यह करकुमा जीनस से संबंधित है जो अदरक परिवार जिंगीबरेसी का हिस्सा है। करकुमा भूमिगत तने वाली एक प्रगंध जड़ी बूटी है। यह पौधा अगस्त से अक्टूबर तक फूल देता है और केवल एक दिन तक खिलता है। भारत में करकुमा जीनस की लगभग 40 प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, दक्षिण और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। भारत में करकुमा जीनस की लगभग 40 प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, दक्षिण और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस सरकारी प्राधिकरण ने ट्रेन दुर्घटना को रोकने के लिए उत्तर बंगाल में हेलमेट कैमरा प्रणाली शुरू की है? प्रश्न, हाल ही में किस सरकारी प्राधिकरण ने ट्रेन दुर्घटना को रोकने के लिए उत्तर बंगाल में हेलमेट कैमरा प्रणाली शुरू की है? यह भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा में सुधार और ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर बंगाल में हेलमेट कैमरा प्रणाली शुरू की। इस लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम ने रेलवे कर्मचारियों को वास्तविक समय में यांत्रिक समस्याओं का पता लगाने की अनुमति दी,
जिससे सुरक्षित संचालन सुनिश्चित हुआ। शुरुआत में मालदा डिवीजन में शुरू की गई इस प्रणाली का उद्देश्य अन्य क्षेत्रों में विस्तार करना था। हेलमेट कैमरों ने विस्तृत चित्र और वीडियो कैप्चर किए, जिससे संभावित खतरों पर त्वरित प्रतिक्रिया संभव हुई। अगला प्रश्न, हाल ही में एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबा कछुआ पहली बार भारत के किस क्षेत्र में देखा गया? ये भारत के अरावली क्षेत्र में देखा गया है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। ये लंबा कछुआ है, देख सकते हैं चित्र में। अरावली में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में हाल ही में लंबा कछुआ देखा गया। यह मध्यम आकार का होता है, जिसका खोल पीले भूरे या जैतून के रंग का होता है और प्रत्येक स्कूट पर काले धब्बे होते हैं। यह भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों सहित दक्षिण पूर्व एशिया के पर्णपाती और पहाड़ी सदाबहार जंगलों में पाया जाता है। हाल ही में समाचारों में देखी गई जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयां भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किस वर्ष स्थापित की गई थी? आपको बताना है जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयां किस वर्ष स्थापित की गई थी। ये 2018 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना के तहत जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयों को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है। कृषि मौसम विज्ञान इकाई की स्थापना सबसे पहले 2018 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से की थी। इसका लक्ष्य मौसम के आंकड़ों का उपयोग करके उप जिला स्तरीय कृषि सलाह प्रदान करना था। ये सलाह सप्ताह में 2 बार किसानों को मैसेज, व्हाट्सएप, समाचार पत्रों और व्यक्तिगत रूप से साझा की जाती थी। अगला क्वेश्चन, हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दुनिया में सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में शीर्ष स्थान भारत ने हासिल किया है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है, जो सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित करता है। भारत का प्लास्टिक प्रदूषण वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 20% है। भारत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 0.12 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। नाइजीरिया और इंडोनेशिया क्रमशः 3.5 और 3.4 मिलियन टन के साथ दूसरे और तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरोगेसी पॉलिसी पर बीमा सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है? सही उत्तर मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सरोगेसी पॉलिसी के लिए बीमा कवरेज को महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। मध्य प्रदेश में राज्य सहायक प्रजनन तकनीक और सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 के तहत 126 संस्थान पंजीकृत है, जिनमें ART बैंक और क्लिनिक शामिल है। सरोगेसी में एक महिला किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े जो इच्छित माता पिता होते हैं के लिए बच्चे को जन्म देती है। आप समझ गए होंगे, सरोगेसी में एक महिला दूसरे जोड़े के लिए बच्चे देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? यह राजस्थान में आयोजित किया गया है। विस्तार में देखते हैं, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यह अभ्यास 9 से 22 सितंबर 2024 तक आयोजित किया जाना है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 2004 से चल रहा है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। पिछला संस्करण फोर्ट वेन राइट, अलास्का, अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में करकुमा की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? आप लोगों को बता चुके हैं, यह नागालैंड में हुआ है। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। शोधकर्ताओं ने नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में एक नई प्रजाति करकुमा की खोज की है। यह करकुमा जीनस से संबंधित है जो अदरक परिवार जिंगीबरेसी का हिस्सा है।
करकुमा भूमिगत तने वाली एक प्रगंध जड़ी बूटी है। यह पौधा अगस्त से अक्टूबर तक फूल देता है और केवल 1 दिन तक खिलता है। इसे सड़क निर्माण और प्राकृतिक आपदाओं से खतरा है। भारत में करकुमा जीनस की लगभग 40 प्रजातियां हैं, जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, दक्षिण और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, समाचारों में रहा बेपी कोलंबो किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? यह जक्सा और ईसा के बीच एक संयुक्त मिशन है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए विस्तार में समझते हैं। बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान ने हाल ही में बुध के दक्षिण ध्रुव की पहली स्पष्ट तस्वीरें प्रदान की है। यह मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA के बीच सहयोग है। इतालवी गणितज्ञ ग्यूसेप कोलंबो के नाम पर इसे 20 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था। मिशन का उद्देश्य बुध की सतह, संरचना, चुंबकीय क्षेत्र और सौर अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना था। अगला प्रश्न, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोएशिया को। क्रोएशिया में अरुण गोयल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को विदेश मंत्रालय द्वारा क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मार्च 2024 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद यह नई भूमिका सार्वजनिक सेवा में उनके निरंतर योगदान को उजागर करती है। शासन और प्रशासन में उनका व्यापक अनुभव भारत और क्रोएशिया के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा, जो उनके प्रतिष्ठित करियर में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो खबरों में रही किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों मुख्यमंत्री मैया हो जाएगा, यहाँ पे आप मैया कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो खबरों में रही किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? यह झारखंड राज्य द्वारा शुरू की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, माइक जो होती है उनको मैया बोला जाता है। आइए विस्तार में पढ़ते हैं। झारखंड कैबिनेट ने हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष करने को मंजूरी दी है। इस बदलाव के उद्देश्य अतिरिक्त 8 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। 3 अगस्त 2024 को शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये प्रदान करती है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के माध्यम से हर साल सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 12,000 रुपये जमा किए जाएंगे। दोस्तों इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्थिक सांख्यिकी पर 14 सदस्यीय अस्थायी समिति को भंग कर दिया है? सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 14 सदस्यीय अस्थायी समिति को भंग कर दिया है। विस्तार में समझते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में आर्थिक सांख्यिकी पर 14 सदस्यीय अस्थायी समिति को भंग कर दिया है। 14 सदस्यीय अस्थायी समिति के कार्य राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के लिए संचालन समिति के साथ ओवरलैपिंग थे। 14 सदस्यीय अस्थायी समिति की स्थापना 2019 में सांख्यिकी में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक अस्थायी निकाय के रूप में की गई थी। यानी इसका दोस्तों स्थापना हुआ था वह अस्थायी के रूप में हुआ था। इसका उद्देश्य सर्वेक्षण पद्धति, नमूना डिजाइन पर सरकार को सलाह देना और सर्वेक्षण सारणीकरण योजनाओं को अंतिम रूप देना था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन है इसका उत्तर हो जाएगा। 11 सितंबर को नई दिल्ली में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका विषय है संघर्ष से बचाव और सतत विकास के लिए सचेत संचार।
सम्मेलन में यह पता लगाया जाएगा कि वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और मीडिया में विश्वास पैदा करने के लिए बौद्ध शिक्षाओं को आधुनिक मीडिया प्रथाओं में कैसे एकीकृत किया जा सकता है। इसका उद्देश्य नैतिक पत्रकारिता और सचेत संचार को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम पूरा एशिया में बौद्ध मीडिया पेशेवरों का एक नेटवर्क बनाने पर भी काम करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इस्पात मंत्रालय। प्रश्न था हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया। सही उत्तर हो जाएगा इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय ने 10 सितंबर को नई दिल्ली में ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मंत्रालयों, शिक्षाविदों और थिंक टैंकों के विभिन्न विशेषज्ञों ने टिकाऊ इस्पात उत्पादन पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में ग्रीन स्टील ट्रांजिशन को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व और नवाचार पर एक पैनल चर्चा हुई। ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया रोड मैप एंड एक्शन प्लान रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रही पीएम ई ड्राइव योजना भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है। यह भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फेम कार्यक्रम की जगह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इस योजना का बजट 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में एक आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। सही उत्तर नासिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आदिवासी छात्रों के विकास और भविष्य को सहारा देने के लिए नासिक में एक आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। विश्वविद्यालय किंडरगार्टन से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। 80% सीटें आदिवासी छात्रों के लिए आरक्षित होगी। इसका उद्देश्य आदिवासियों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है ताकि उनकी प्रतिस्पर्धात्मक और रोजगार क्षमता बढ़े। विश्वविद्यालय में उन्नत सुविधाएं होगी, विशेष रूप से इंजीनियरिंग में, और यह क्षेत्र के सामाजिक विकास में योगदान देगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु को। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को दिया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। 2018 में शुरू की गई इस योजना ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35.4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। इसमें शामिल किए जाने से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलता है, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया शेर पूंछ वाला मैकाक मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं इसका मुख कर्नाटक के मैसूर के पास चामुंडी बचाव और पुनर्वास केंद्र में एक शेर पूंछ वाले मैकॉक टीएलएम ने बच्चों को जन्म दिया। शेर पूंछ वाले मैकॉक एक पुरानी दुनिया के बंदर है जो अपने नरों द्वारा आवाज के साथ क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए जाने जाते हैं।
उनके पास 17 स्वर है और उनके चेहरे के चारों ओर एक ग्रे माने दाढ़ी जैसा और शेर जैसी गुच्छेदार पूंछ है। ये प्राइमेट भारत के मूल निवासी है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की खंडित वर्षा वनों में रहते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही स्टॉर्म शैडो मिसाइल किन दो देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को आप चित्र में देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को रूसी लक्ष्यों के खिलाफ स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दी है। स्टॉर्म शैडो एक लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है जिसकी निगरानी कम होती है। इसे ब्रिटेन और फ्रांस के संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, जिसे फ्रांस में स्कल्प ईजी के नाम से जाना जाता है। मिसाइल को एयरबेस, रडार स्टेशन, संचार केंद्र और बंदरगाहों जैसे उच्च मूल्य वाले स्थिर लक्ष्यों को हिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रहे टार्डिग्रेटस क्या है? सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा अक्सेरुकु। वैज्ञानिकों ने 3D छवियों का उपयोग करके अध्ययन करने के लिए पहले जीवाश्म टार्डिग्रेटस की खोज की है। इन जीवों ने अपनी लगभग अविनाशिता कब विकसित की? टार्डिग्रेटस, जिन्हें जल भालू या मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है, टार्डिग्रेडा संघ में छोटे 8 पैर वाले अकशेरुकी हैं। दुनिया भर में लगभग 1300 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से ज्यादातर जलीय वातावरण या काई में पाई जाती हैं। ये चरमपंथी है जो अत्यधिक गर्मी, ठंड, विकिरण और यहां तक कि बाहरी अंतरिक्ष में भी जीवित रहने में सक्षम है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष में 2024-25 के लिए खेल कैलेंडर में पिट्ठू को शामिल किया है? पिट्ठू खोल को आप चित्र में देख सकते हैं। सही उत्तर मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेजों के लिए अपने 2024-25 के खेल कैलेंडर में पिट्ठू को शामिल किया है। इसका उद्देश्य भागवत पुराण में वर्णित भगवान कृष्ण से जुड़े पारंपरिक खेल पिट्ठू को पुनर्जीवित करना है। पिट्ठू 26 मीटर के मैदान पर 6 खिलाड़ियों की 2 टीमों के साथ खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक टीम में 4 विकल्प होते हैं। स्ट्राइकर टीम 7 रंगीन टाइलों को गिराती है और फिर से जोड़ती है, जबकि बचाव करने वाली टीम उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कार्यान्वयन के 4 वर्ष पूरे करने वाले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2020 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में शुरू किया गया था, नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 2020 में लॉन्च हुए 4 साल पूरे हो गए हैं। यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग की प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य पहलों और योजनाओं के संयोजन के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र का सतत विकास करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के छात्रों के लिए YouTube चैनल लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान। राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के छात्रों के लिए YouTube चैनल लॉन्च किए। राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान की स्थापना 1986 में केंद्रीय अनुसंधानात्मक मीडिया संस्थान के रूप में की गई थी। अब यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेज, डिजिटल सामग्री और मूल्यांकन उपकरण विकसित करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 कहां आयोजित किया गया? यह कजान, रूस में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी सी इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 हाल ही में रूस के कजान में आयोजित किया गया था। मंच का विषय था नई वास्तविकता में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और
संस्कृतियों का संवाद। इसमें ब्रिक्स देशों के लेखक, कवि, दार्शनिक, कलाकार और विद्वान अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए एकत्र हुए थे। पूर्ण सत्र ने समाज में एकता और सहयोग को बढ़ावा देने में साहित्य के महत्व पर जोर दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में टोटल हम 40 प्रश्न किए हैं। सबको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली का करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।